फीमेक कोचिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल में मैं मनोज कुमार पटेल आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम लोग अध्ययन करेंगे प्रिज्म से प्रकाश के अपवर्तन के बारे में। प्रिज्म से प्रकाश का जब अपवर्तन की घटना का अध्ययन करना हो तो हमको एकवर्णी प्रकाश का स्रोत लेना पड़ता है, क्योंकि प्रिज्म में यदि हम श्वेत प्रकाश के स्रोत को लेंगे तो उसमें अपवर्तन के साथ साथ वर्ण विक्षेपण की भी घटना होती है। अर्थात श्वेत प्रकाश 7 रंगों में विभक्त हो जाता है और अलग अलग अपवर्तन कोणों पर अलग अलग दिशाओं में आगे बढ़ता है। तो ऐसी स्थिति में किसी एक रंग के लिए अपवर्तन की घटना का अध्ययन करना संभव नहीं होता। तो इसीलिए जब भी हमको प्रिज्म से प्रकाश के अपवर्तन का अध्ययन करना हो तो हम एकवर्णी प्रकाश का स्रोत लेते हैं। तो मान लीजिए हमारे पास ऐसे ही लाल रंग के एकवर्णी प्रकाश का स्रोत है, जिसकी एक किरण इस प्रिज्म ABC के पर आपतित हो रही है। यहाँ पर दो अपवर्तक सतह हैं, पहला अपवर्तक सतह है AB और ये दूसरा अपवर्तक सतह है AC, और दोनों के बीच का जो कोण होता है उसी को हम प्रिज्म का कोण कहते हैं। तो ये प्रिज्म का कोण A है। अब ये लाल रंग के प्रकाश की किरण PQ सतह AB के बिंदु Q पर आपतित होती है और यहाँ पर जो अभिलंब खींचा गया है उसके साथ मान लेते हैं आपतन का कोण I1 बनाती है। अब बिंदु Q पर वायु से कांच में अपवर्तित होने के पश्चात यह अभिलंब से अपवर्तन का कोण R1 बनाते हुए QR दिशा में आगे बढ़ती है और फिर पुनः कांच वायु सतह पर फिर से आपतित होती है और यहाँ पर सतह AC पर बिंदु R पर आपतित होने के बाद यह फिर से कांच से वायु में अपवर्तित हो जाती है और RS दिशा में आगे बढ़ती है। तो आप देख सकते हैं कि यदि आपतन की दिशा को हम आगे की ओर बढ़ाएं और ये वाली दिशा जो है इसको पीछे की ओर बढ़ाएं तो हमको ये पता चलता है कि अपवर्तन के कारण, प्रिज्म से अपवर्तन के कारण ये किरण अपने वास्तविक मार्ग से कितने कोण से विचलित हुई है। तो इसी को हम विचलन का कोण कहते हैं। निर्गत किरण और आपतित किरण के बीच जो कोण होगा उसको हम लोग विचलन कोण कहते हैं। मान लेते हैं यहाँ पर कांच से वायु में जो आपतन का कोण है वो R2 के बराबर है और ये निर्गत कोण मान लेते हैं I2 के बराबर है। अब यहाँ पर देख सकते हैं ये कोण R1 है और ये वाला कोण I1 है और ये पूरा कोण भी I1 के बराबर होगा, क्योंकि ये कोण और ये पूरा कोण शीर्षाभिमुख कोण है। तो इस कोण से, इस I1 कोण से ये I1 के बराबर होगा। तो इस I1 से यदि R1 को घटा दें तो हमको ये वाला कोण मिल जाएगा और ये कोण होगा I1 माइनस R1 के बराबर, जो कि त्रिभुज TQR का कोण TQR होगा। उसी प्रकार ये पूरा कोण और ये पूरा कोण दोनों शीर्षाभिमुख कोण है तो I2 के बराबर होगा और इस I2 में से यदि हम R2 को घटा दें तो ये वाला कोण हमको मिल जाएगा और ये I2 माइनस R2 के बराबर होगा। अब त्रिभुज TQR में आप देख सकते हैं ये कोण I1 माइनस R1 के बराबर है और ये वाला कोण I2 माइनस R2 के बराबर है और ये जो विचलन का कोण है इस त्रिभुज का TQR का बाह्य कोण है। तो हम जानते हैं कि किसी भी त्रिभुज का बाह्य कोण दूरस्थ आंतरिक कोणों के योगफल के बराबर होता है। तो त्रिभुज TQR में ये जो बाह्य कोण है इन दूरस्थ अंतः कोणों के योगफल के बराबर होगा। मतलब हम इसको लिख सकते हैं डेल्टा इज इक्वल टू I1 माइनस R1 और प्लस I2 माइनस R2, या इसको हम लिख सकते हैं I1 प्लस I2 माइनस R1 माइनस R2, या इसको लिख सकते हैं I1 प्लस I2 और माइनस ब्रैकेट में लिख सकते हैं R1 और प्लस R2। अब इसके बाद हम लोग आते हैं ये वाले चतुर्भुज में AQOR में। त्रिभुज AQOR में आप देख सकते हैं ये वाला कोण 90 अंश का होगा, क्योंकि ये अभिलंब है और ये उसकी सतह है प्रिज्म की। वैसे ये प्रिज्म की सतह है और ये वाला अभिलंब है, तो ये वाला कोण भी 90 होगा। और किसी भी चतुर्भुज में, चतुर्भुज AQOR में ये 90 है, ये 90 है, तो इन दोनों कोणों का योगफल 180 हो जाएगा। और हम जानते हैं कि किसी भी चतुर्भुज में सभी आंतरिक कोणों का जो योग होता है वह 360 डिग्री के बराबर होता है। तो ये दोनों कोण का योग यदि 180 है तो बचे हुए इन दोनों कोणों का योग, कोण A का योग और इस कोण का योग भी 180 अंश होगा। तो हम इसको लिख सकते हैं चतुर्भुज
ए क्यू ओ आर में ए प्लस एंगल ओ इज इक्वल टू 180 डिग्री। प्रिज्म के कोण के साथ परंपरागत रूप से हम कोण के चिन्ह को नहीं लिखते हैं, उसको अकेले लिखा जाता है। प्रिज्म के कोण को हम ए से ही प्रदर्शित करेंगे, वहाँ एंगल साइन नहीं रखेंगे। तो ये हमको पहला संबंध मिल गया और ये हमको दूसरा संबंध मिल गया। अब यहाँ पर हम लोग आते हैं त्रिभुज क्यू ओ आर में। ये वाला त्रिभुज हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों आंतरिक कोणों का जो योगफल होता है वो 180 डिग्री के बराबर होता है। तो R1 R2 और इस कोण O का योगफल भी 180 डिग्री के बराबर होगा। तो त्रिभुज क्यू ओ आर में R1 प्लस R2 प्लस एंगल O इज इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री। ये हमको तीसरा संबंध मिल गया। अब इन देख सकते हैं इन दोनों समीकरणों में यदि दाएं पक्ष बराबर हैं, ये भी 180 है और ये भी 180 डिग्री के बराबर है, तो ये बाएं पक्ष भी एक दूसरे के बराबर होंगे। इसलिए इन 2 और 3 से ये बात स्पष्ट हो जाती है कि A प्लस एंगल O इज इक्वल टू हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस एंगल O। अब ये एंगल O और ये एंगल O कैंसिल हो जाएंगे, तो A इज इक्वल टू हो जाएगा R1 प्लस R2। ये हमको चौथा संबंध मिल गया। और इस संबंध को हम लोग इस समीकरण में रख देते हैं। R1 प्लस R2 के जगह हम लोग रख देंगे, ये डेल्टा है, तो R1 के प्लस R2 के जगह में हम A रख देते हैं। तो यहाँ पर समीकरण में रखने के बाद हमको मिल जाएगा डेल्टा इज इक्वल टू हो जाएगा I1 प्लस I2 और प्लस माइनस है यहाँ, माइनस A, और हम A को इस तरफ ले आते हैं तो डेल्टा प्लस A इज इक्वल टू हो जाएगा I1 प्लस I2। और ये हमको एक महत्वपूर्ण परिणाम मिलता है जो ये बताता है कि प्रिज्म से जब भी अपवर्तन की घटना होती है तो विचलन कोण और प्रिज्म के कोण का योगफल आपतन कोण और निर्गत कोण के योगफल के बराबर होता है। इसको चित्र के माध्यम से समझ लीजिए कि प्रिज्म से जब भी अपवर्तन होगा तो डेल्टा और A मतलब प्रिज्म के कोण और विचलन के कोण का योगफल आपतन कोण और इस निर्गत कोण के योगफल के बराबर होगा इस समीकरण के अनुसार। और ये न्यूनतम विचलन की स्थिति में लागू होगा ऐसा नहीं है, सभी परिस्थितियों में लागू होता है। प्रिज्म चाहे न्यूनतम विचलन की स्थिति में हो चाहे ना हो, प्रिज्म से जब भी अपवर्तन की घटना होगी तो विचलन के कोण और प्रिज्म के कोण का योगफल आपतन कोण और निर्गत कोण के योगफल के बराबर होगी।